Hello guys, good afternoon, good evening, welcome in the session. So next session CMAT के लिए है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 7. तो आई एम श्योर इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देख लिए हैं और जो लोग नए हैं दे कैन जॉइन द चैनल टेलीग्राम अनअकैडमी @ लोकेश अग्रवाल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड PDF ऑफ दीज सेशंस. सो क्विकली टेल मी फटाफट से अगर आई एम लाइव एंड ऑडिबल, वॉइस क्लियर है मेरा? गुड इवनिंग, वेलकम. चलिए, बढ़िया. तो शुरू करते हैं, बट जल्दी से जैसे हर बार की तरह नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं ताकि आराम से हम सेशन शुरू कर सकें. ये ऑफर आया हुआ है गाइज, ये आप बता दो जल्दी से. 20% का ऑफ चल रहा है हर कोर्स पे. तो प्राइजेस हैं इसके 24,000 और इसके लिए कोड यूज़ करना है लोकेश अग्रवाल. ये बता दिया करो क्योंकि रेफरेंस से ही बच्चे आते हैं. अगर आप ही रेफरेंस नहीं दोगे तो फिर फायदा नहीं है. तो एक बार इन्फॉर्म कर दो अपने जो भी नोन या फ्रेंड है, और ये किसी भी कोर्स के लिए वैलिड है, नॉट ओनली कैट, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द कोर्सेज. ये नया बैच शुरू हो रहा है 16 मार्च से, बुल्स आई बैच. और इसके यूएसपी हैं जिसमें सारी चीज़ें हम एक जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं. एंड दीज आर द ऑफर्स एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट बैचेस. ये MSCT के लिए बैच है, ये CMAT के लिए है. और ये सारे फीचर हैं हमारे पास अनअकैडमी कैट सब्सक्रिप्शन के, जिसमें प्लस और आइकॉनिक है हमारे पास. तो बढ़िया ऑफर्स है. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो इसके 7th पार्ट कर रहे हैं आज हम. इससे पहले हम 6 पार्ट कर चुके हैं गाइस. इन्होंने नहीं देखे दे कैन चेक इट क्विकली. तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था याद है तुम लोगों को? हमने लास्ट क्लास में क्या किया था याद है? हमने लास्ट क्लास में मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पे एंड किया था. गुड इवनिंग सिद्धार्थ. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा ये वाली डेट आप लोगों को पता ही है, और आज तो MHCT की भी डेट एक्सटेंड हो गई है. तो जिन लोगों ने MHCT का फॉर्म नहीं भरा है दे कैन फिल इट, और CMAT का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है दे कैन डू इट, क्योंकि अब 13 तक डेट एक्सटेंड हो गई है. हम्म. और ये करेक्शन विंडो 16 मार्च तक आ गया है. और आज MHCT की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, विच इज नाउ टिल 13 सॉरी टिल 11 तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अभी, आप वो भी देख सकते हो. MHCT डेट एक्सटेंडेड टिल 11 CMAT का सिलेबस अगेन हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं. आज इसमें अगर तुम देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये दिख रहा है तो हेडलाइन, गवर्नमेंट स्कीम एंड फंडिंग सपोर्ट टू आइडियाज इनोवेशन एंड स्टार्टअप. आज हम इस पे पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई हैं, मेन मेन क्या क्या उनके 5 टॉप स्कीम है, उस पर हम खेलेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे आज. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन, ये सब ने पढ़ा हुआ है ना? अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज पढ़ेंगे. अगर आपने टर्म नहीं सुनी है तो आज हम इस पे खेलने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम. तो ये टर्म रह गई थी, तो इसको आज मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँ. पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो. ये एक्सटेंशन है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ. न्यू बजट में स्कीम आया है. ये कौन सी बजट में स्कीम आता है भाई? बजट में क्या स्कीम आया स्टार्टअप के लिए प्रिंस? वो तो थोड़ा सा है, टैक्स एग्जम्पशन वाला जो बोल रहे हो. स्टार्टअप इंडिया तो बहुत पुराना है यार. स्टार्टअप इंडिया 2016 का इनिशिएटिव है. अभी करेंगे डिस्कस, उसमें देख लेना, अभी करेंगे ये सारी डिटेल्स. मैस्लो की जो एक्सटेंशन थ्योरी है गाइस, मैस्लो ने थ्योरी दी थी, उसका जो एक्सटेंशन है
इसका उसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का एक्सटेंशन किसने दिया था, पता है? मैस्लो की हायर की थ्योरी याद है? सबसे पहले थी कौन सी? सबसे बॉटम में क्या था बताओ? सबसे बॉटम में था फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर था तुम्हारा सेफ्टी नीड्स, फिर था लव अफेक्शन, फिर एस्टीम, और फिर था तुम्हारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। याद है ये जो मैंने भी बोली? फिजियोलॉजिकल नीड्स, यहाँ पे आ गई तुम्हारी सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आ गई लव एंड अफेक्शन, सोशल नीड्स, यहाँ पे आ जाती हैं आपकी एस्टीम, और यहाँ पे आ जाती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल। तो ये 5 नीड्स हमने उसमें डिस्कस करी थी। तो इसका जो एक्सटेंशन है गाइस, उसका नाम था ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी, एल्फर्ड एल एल्डेफर ने दी थी ये थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था? टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, क्लेटन एल्डरफर प्रपोज्ड ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जो भी इसमें इनको कमी लगी थी इस थ्योरी में, इन्होंने ईआरजी थ्योरी दे दी। ईआरजी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ existence needs, related needs and growth needs used in this model। तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई एज सच बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। वही 3 नीड्स थी, बट इन्होंने 5 पार्ट की बजाय उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वो कौन से 3 पार्ट थे? वो थे एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेड नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। इसका नाम दे दिया उन्होंने ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेड एंड ग्रोथ नीड्स। एल्डरफर, ये थी देखो, इसको उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोला उन्होंने ये है एग्जिस्टेंस नीड्स, बेसिक नीड्स जो थी। इसको उन्होंने 2 को क्लब करके एक एग्जिस्टेंस बना दिया। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ सोशल बिलोंगिंग को मिक्स करके रिलेटेड नीड्स बना दिया, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने बना दिया ग्रोथ। तो कोई अलग चीज नहीं है, और ना ही आई थिंक ये बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा, ना ही ये बहुत ज्यादा पिक्चर में है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि है क्या और किसने दिया था। ठीक है, एल्डर फर्स्ट ने दिया था ईआरजी मॉडल, और क्या था वो? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। उसी को उन्होंने 5 की जगह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेसिकली। बस इतना पता कर लो, उससे ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ईआरजी थ्योरी 5 लेवल की बजाय 3 लेवल में उसको डिवाइड कर दिया। तो आगे आते हैं हम। नाउ जो हम बात कर रहे हैं आज, जो हमें सीखना है, हाँ जी हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, उतना फेमस नहीं है। तो इसी मैस्लो का ही ज्यादा फेमस है, बट उतना पता कर लो, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है बहुत डिटेल में। आज हम बात करेंगे इसकी टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप इन इंडिया गाइस। आज हम इस पे खेलेंगे पूरा, इसको डिटेल में कवर करते हैं आज। तो जो देखो, स्कीम तो बहुत सारी है, स्कीम इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने चूज की है सिर्फ 5, क्योंकि फिर बहुत क्लटर्ड सा हो जाता है। तो छोटी छोटी स्कीम्स और भी हैं, निधि है, शोकेस है, तो उसके भी बारे में देख लेंगे। लेकिन आई पिक्ड अप ओनली मेजर 5। क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं में से आते हैं जनरली, और क्वेश्चंस भी करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। तो आप पहले थ्योरी समझो सबकी, पता करो कि कौन सी स्कीम क्या प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने आज कम से कम लिए हैं 10 से 12 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। तो एक बार समझते हैं इनको। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, सबसे फेमस जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, सबको पता है। डिजिटल इंडिया बहुत फेमस है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाम से पता चल रहा है, मुद्रा योजना लोन वोन से रिलेटेड होगी है। अटल इनोवेशन मिशन गाइस, इस पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अटल इनोवेशन एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो ये 5 मेजर स्कीम है। और निधि स्कीम है एक, ऐसी मतलब छोटी छोटी बहुत सारी है, मैं तुम्हें उसके भी क्वेश्चन बता दूंगा एक दो। एस्पायर स्कीम है, तो हम इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक बार थ्योरी समझते हैं सबकी, और ये सब किस किस के लिए बनी थी, क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, इसके बारे में एक बार जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया से शुरू करते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया है, दैट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, दैट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव launched by Government of India in January 2016 to promote
एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो ये स्टार्टअप इंडिया बहुत फेमस हुई थी। The main objective of this initiative is to create a favorable ecosystem for startup to flourish and drive sustainable economic growth and generate employment opportunity। तो ये मतलब पूरे जो स्टार्टअप होते हैं उनकी हेल्प करती है हर तरह से, राइट। फेवरेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाना इनके जो पहले अगर तुम्हें शायद पता है कि इंडिया में बिजनेस करना के लिए बहुत मुश्किल होता था, नया बिजनेस खोलना। तो इसके इन्होंने जो नॉर्म्स है ना उसको उन्होंने काफ़ी ढील दे दी है। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते थे उसके लिए पहले उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको कम करना शुरू किया है ताकि जो इकोसिस्टम है उसके लिए बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल हो सके, वो स्टार्टअप फ्लरिश हो सके और उनकी ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ताकि एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी बढ़ सके धीरे धीरे, राइट। सम की फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसका सबसे पहला बेनिफिट है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बिजनेस अगर शुरू करना है, लिबरलाइजेशन बोल सकते हो, वो तो खैर पुरानी टर्म है, नई टर्म नहीं है। अभी की बात हो रही है 2016 के बाद से इन्होंने जो बिजनेस शुरू करने की प्रोसेस थी ना उसको आसान बना दिया बेसिकली। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती थी, कई जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो अगर आपने इंडिया की रैंकिंग अगर देखी थी पहले कि बिजनेस करने की, जो इंडिया में नया बिजनेस शुरू करने की जो रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी। अब धीरे धीरे ईज ऑफ बिजनेस जैसे कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तुमने सुना होगी टर्म। तो इसकी जो इंडिया की रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी। नया स्टार्टअप आना ही नहीं चाहता था, नई कंपनी आना नहीं चाहती थी इंडिया में, ऑपरेशन लगाना नहीं चाहती थी। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब इसको ये आसान करते जा रहे हैं बेसिकली, है ना। इसकी जो रैंकिंग है इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते रह रहे हैं, क्योंकि जो नए स्टार्टअप होते हैं उनको फॉर्मेलिटीज उतनी नहीं करनी होती है। अब तो आसान हो गया है, अपॉर्चुनिटी बहुत डेवलप करी है इंडिया में जब से आई थिंक 2014 के बाद से जो फ्लरिश हुआ है। तुम खुद देख सकते हो जिस तरह से हर चीज में आई थिंक ग्रोथ दिख रही है, वो ऑब्वियस है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है नो डाउट, और कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेसमैन को फायदा हो। जो पहले टैक्स वाले होते थे वो डायरेक्ट बिजनेसमैन को जाके धमकाते थे, अब इन्होंने सब कुछ मना कर दिया कि आप डायरेक्ट जाके उनको कुछ नहीं बोल सकते, आप सिर्फ ऑनलाइन मेल भेजोगे, ऑनलाइन के थ्रू ही सारा सेटल हो जाता है। तो ये परेशान नहीं कर सकते आप बिजनेसमैन को जाके। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसी में से पहला इनिशिएटिव है दैट इज स्टार्टअप इंडिया। तो सबसे पहला इन्होंने जो काम किया वो क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना दिया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इन्होंने कर दिया आसान। तो जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आसानी से अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं बिजनेस। टैक्स के बेनिफिट दे रही है, 3 year इनकम टैक्स एग्जम्पशन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल स्टार्टअप। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा मेन स्टार्टअप इंडिया, इसके अंदर भी ना छोटे छोटे और कई वो है स्कीम है। तो स्टार्टअप इंडिया तो हो गई बड़ी स्कीम, इसके अंदर भी ना अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि 3 year इनकम टैक्स एग्जम्पशन का किस स्कीम के अंदर है, तो इसका आंसर स्टार्टअप इंडिया नहीं मार्क करोगे, इसके अंदर भी छोटी छोटी स्कीम है, तो उसका आंसर मैं बताऊंगा क्या मार्क करना है। ठीक है, ये फ्लैगशिप हो गया तुम्हारा बेसिकली। तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो टैक्स बेनिफिट भी है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स का बेनिफिट हो गया, 3 year इनकम टैक्स एग्जम्पशन एंड एग्जेप्शन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल स्टार्टअप। उसके अलावा ये फंडिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी किसी और उसके थ्रू आ रही है, सिडबी के थ्रू आ रही है। सिडबी के बारे में पढ़ेंगे, सिडबी क्या करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड 10,000 crore fund of funds to provide funding support to startup. This fund is managed by Small Scale Development of India (SIDBI) and invest in SEBI registered venture capital funds (VCF) जिसको बोलते हैं। तो फंडिंग दे रही है बेसिकली गवर्नमेंट, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड इन्होंने उठा के रख दिया है इनको देने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया के ये चीजें हैं, स्टार्टअप इंडिया हब बना दिया इन्होंने। The hub acts as a single point of contact for a startup to access various resources such as funding, mentorship, networking and regulatory support. तो काफी जो मेन हमारा जो स्कीम हो गई वो कौन सी हो गई, वो गई स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया के अंदर इन्होंने और बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर दी है, तो वो सब भी पढ़ेंगे इसके अंदर। इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दे रहे हैं,
फिर आती है नेक्स्ट मेजर स्कीम इज डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से नाम पता चल रहा है, डिजिटल डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2015 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। The main objective of this initiative is to leverage digital technology to enhance the quality of governance, improve access to service and drive inclusive growth. तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया ने वो गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो लॉन्च की है वो डिजिटली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए की है। छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। तो जो पहले हर काम लिख लिख के होता था उसको सब कुछ ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो पैसा बैंक में पहुंचता था, पहले पैसा पहुंचता था वहां के लोकल के पास, पंचायत के पास, अब सीधा बैंक में पहुंच रहा है, सीधे खातों में पहुंच रहा है। राशन में पहले बहुत घपलेबाजी होती थी, अब आधार कार्ड के थ्रू राशन मिलता है, उसमें भी घपलेबाजी कम हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, नॉट ओनली फॉर स्टार्टअप बट मेजरली भी बाकी चीजों के लिए डिजिटल इंडिया ने बहुत हेल्प किया है। तो flagship initiative launched by Government of India in July 2015 to transform India into a digitally empowered society and knowledgeable economy. The main objective of this initiative is to leverage digital technology to enhance the quality of governments, improve access to service and drive inclusive growth. इसके फायदे क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ई गवर्नेंस के थ्रू द initiative aims to transfer government services and process by leveraging digital technology such as e-signature, digital lockers and e-filing of documents. जैसे मैं बता रहा था, अब सब कुछ कोशिश हो रही है कि ई सिग्नेचर के थ्रू ही हमारा जो पहले इनकम टैक्स की रिटर्न जाती थी वो भी पहले भरना पड़ता था, भेजना पड़ता था, कुरियर करना पड़ता था। अब जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, सिग्नेचर करके डायरेक्ट अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, नो नीड टू कुरियर एंड ऑल। पहले जब भी हम आईटीआर भरते थे तो हमें बैंगलोर भेजनी पड़ती थी आईटीआर साइन करके। अब उस डिजिटल सिग्नेचर करके, ई सिग्नेचर करके हम उसको वहीं की वहीं सबमिट कर देते हैं। तो वो सब चीजें हेडक बच गए हैं। तो जो लोग आईटीआर भरते हैं उनको ये चीज पता होगी। ई गवर्नेंस के थ्रू एम यही है कि उसको सब कुछ हम डिजिटली ट्रांसफर कर सकें, ई फाइलिंग कर सकें डॉक्यूमेंट की। Digital literacy, it has also helped in bridging the digital divide between urban and rural areas and driving inclusive growth in the country. तो पहले रूरल इकोनॉमी तक जो सारे बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पाते थे, अर्बन और रूरल में गैप रहता था, उस गैप को धीरे धीरे कम किया जा रहा है डिजिटल ड्राइव के थ्रू, और ग्रोथ लाई जा रही है इंडस्ट्री में, कंट्री में, डिजिटल इंडिया के हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा से समझ में आ रहा है, मुद्रा योजना, मुद्रा मतलब लोन वगैरह के लिए जो स्कीम होगी वो मुद्रा योजना के अंतर्गत आ जाएगी। दैट इज अ फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एमएसएमईज फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो जो छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्राइज होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये वाली योजना आ गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको हम बोल रहे हैं। इसकी इन्होंने कैटेगरी बांट दिया है। द स्कीम ऑफर्स 3 टाइप ऑफ लोन बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। शिशु हैं जिनका बिजनेस 50,000 रुपए तक का लोन दे रहे हैं इनको, छोटा मतलब बिजनेस शुरू वाला। किशोर 50,000 से 5 लाख का बिजनेस, एंड तरुण 5 लाख से 10 लाख, ये लोन की कैटेगरी है। तो इन्होंने 3 टाइप के लोन बना दिए। स्टेज जो भी बिजनेस का होगा, शुरू वाला स्टेज, बीच वाला स्टेज और थोड़ा डेवलप्ड स्टेज, उनके लिए लोन की कैटेगरी बना दी गई। इंटरेस्ट रेट, अब बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गए, पहले इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते थे, अब लोन के जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कोलेटरल फ्री लोन्स, अगर आपके पास कुछ भी रखने के लिए नहीं है, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोलेटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रखना। पहले कुछ जमीन के पेपर या कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह गिरवी रखने पड़ते थे लोन लेने के लिए, अब इसको कोलेटरल फ्री लोन मिल गया है। तो कुछ गिरवी नहीं रखना आपको, सिर्फ अपना बिजनेस दिखाना है कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, हमें कोई कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं, आपको लोन मिल जाएगा। क्रेडिट की गारंटी के लिए पहले गारंटर ढूंढना पड़ता था कि भैया गारंटर लेके आओ तब आपको लोन मिलेगा, तो वो सब इन्होंने बहुत ईजी कर दिया। तो लोन मिलना भी बिजनेसमैन को, जो स्टार्टअप है उसके लिए लोन मिलना भी बहुत ईजी हो गया। ये सब चीजें इन्होंने
धीरे धीरे राहत देते जा रहे हैं। Overall, the Pradhan Mantri Mudra Yojana has been successful in promoting entrepreneurship and self-employment among the underprivileged section of the society and has helped in generating employment and income opportunity in the country. तो जो अंडर प्रिविलेज जनता होती है जिसके पास पैसा नहीं होता था, उसको लोन मिलने में आसानी हो गई। लोन मिल गया तो उसने अपना बिजनेस सेटअप किया धीरे धीरे। एनपीएस थोड़े बड़े हैं। मुद्रा का कोई फुल फॉर्म नहीं है। मुद्रा मतलब पैसा होता है। मुद्रा मुद्रा का क्या फुल फॉर्म होता है? कौन है ये? रेजन। मुद्रा का फुल फॉर्म, मुद्रा का फुल फॉर्म कुछ नहीं है भाई। मुद्रा मतलब पैसा। मुद्रा नहीं समझते है। मुद्रा होती है बेसिकली करेंसी। मुद्रा का मतलब इंग्लिश में होता है करेंसी। तो उसी से ये स्कीम बनाई है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है मुद्रा का, राइट? तो यहां से नाम समझ में आ रहा है कि पैसे से लिंक्ड है बेसिकली स्कीम। करेंसी, करेंसी समझते हो? किसी कंट्री की जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपी है, अमेरिका की डॉलर है, उसको बोलते हैं मुद्रा। पहले चलती थी राजा महाराजाओं के टाइम पे, मुद्राएं चलती थी कि हमने तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, सुना होगा तुमने। तो ये मुद्रा होती है, करेंसी होती है। तो ये फुल फॉर्म नहीं है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आती है अटल इनोवेशन गाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अटल इनोवेशन। हाँ, अशरफी, बिल्कुल। अटल इनोवेशन योजना, अटल इनोवेशन मिशन है, is a flagship initiative launched by the government of India to promote innovation and entrepreneurship across the country. The mission aims to create and promote a culture of innovation and scientific research among student, startup and entrepreneurship. ये क्या करते हैं? ये ना इसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली रिसर्च में हेल्प करते हैं। ये सारी योजनाएं अलग अलग हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। कोई लोन दे रही है, कोई डिजिटली उसको एम्पावर कर रही है। स्टार्टअप इंडिया मैंने तुम्हें बताया कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर ये छोटी छोटी स्कीम चल रही है। तो अटल अटल इनोवेशन क्या कर रही है? अटल इनोवेशन रिसर्च में हेल्प कर रही है, स्टूडेंट को, बिजनेसमैन को नए प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प कर रही है। इसके लिए इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब बनवाई है। तो उसके थ्रू ये क्या कर रहा है? स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो स्टूडेंट हैं वो सीख रहे हैं नई नई चीजें, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो हर स्कीम अलग अलग है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्कीम किसके लिए है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुले हैं। इंक्यूबेशन सेंटर पता ही है हमें क्या होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसको इनिशियली हेल्प करना। इंक्यूबेशन स्टेज में जब प्रोडक्ट होता है, हम सब पढ़ ही चुके हैं। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोले गए हैं इनोवेशन करने के लिए, और इनोवेशन प्रमोशन करने के लिए इन्होंने वेरियस इनिशिएटिव लिए हैं। हैकाथॉन होता है, जो आईटी स्टूडेंट होते हैं, तुम में से इंजीनियरिंग अगर किसी ने करी होगी तो उनको पता होगा हैकाथॉन क्या होता है, कोडिंग से रिलेटेड। इनोवेशन कॉन्टेस्ट होने लगे हैं, टेक्नोलॉजी शोकेस होने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लोग, ताकि बेसिकली ये इनोवेशन पे काम कर रही है। पूरी अटल जो योजना है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनोवेशन पे मिशन है इनका। प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन को, रिसर्च में उसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग मिशन हो गया, अटल मिशन। मुद्रा अलग हो गया, डिजिटल इंडिया अलग हो गया। उसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, कौन सा स्कीम कब हमें चाहिए होगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सी इन्होंने जो स्कीम शुरू की है, किस चीज के लिए शुरू की है। तो जहां पे भी इनोवेशन की बात आएगी, रिसर्च की बात आएगी, वहां पे हम अटल मिशन का आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है लास्ट में? Overall, the Atal Innovation Mission has been successful in promoting innovation and entrepreneurship across the country and has helped in creating a vibrant startup ecosystem. The mission has also helped in creating employment opportunity and driving economic growth in the country. तो इसकी हेल्प से इनोवेशन को मदद मिली, उसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट डेवलप हुए, उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई कंट्री में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया से क्या नाम पता चल रहा है? देखने में स्टार्टअप इंडिया जैसी लग रहा है, लेकिन स्टैंड अप इंडिया अलग है।
Stand Up India is basically a government initiative launched in 2016 to promote entrepreneurship among women and marginalized communities such as SC and ST. तो ये जो स्टैंड अप है, स्टैंड अप मतलब अपने पैरों पे खड़ा करना। स्टैंड अप, जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ये की विमेन को प्रमोट करने के लिए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी SC ST को प्रमोट करने के लिए। The scheme provides loans to set up new enterprise or expand existing ones with the aim of promoting economic growth and job creation. लेकिन ये स्पेसिफिक कम्युनिटी और विमेन के लिए इन्होंने ओपन किया, तो ये स्पेसिफिक एक और स्कीम आ गई स्टैंड अप इंडिया। इसकी एलिजिबिलिटी अलग है। द स्कीम इज ओपन टू विमेन and members of marginalized communities such as SC ST who wish to start a new enterprise or expand an existing one in the manufacturing, service or trading sector. उसके लिए जो स्कीम शुरू की है उन्होंने विमेन के लिए और SC ST के लिए, वो की है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें लोन का अमाउंट है, द स्कीम प्रोवाइड लोन अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ टू एलिजिबल एप्लीकेंट्स। कोलेटरल फ्री लोन्स है, मतलब इसके लिए भी आपको कुछ कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सपोर्ट और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो भी प्रोवाइड करी जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। लोन अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ तक का मिलेगा, कोलेटरल फ्री मिलेगा। बढ़िया, ये स्पेसिफिक हो गया। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड हैज हेल्प्ड इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो जिस पर्पस के साथ ये लॉन्च हुई थी उसको ये सक्सेसफुल हुई है, उस पर्पस में। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आई है, तुमने देखा होगा। और कम्युनिटीज जो SC ST हैं उनको भी हेल्प हो रही है इस स्कीम के थ्रू। बॉयज के लिए सारी है ना यार। स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक क्या होती है? सब चीज के लिए स्पेसिफिक खोल देंगे फिर तो सब यही कहेंगे कि हम उस पर जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। बॉयज के लिए तो ऑलरेडी था ही ना, जिन लोगों के लिए नहीं था उनके लिए ओपन किया गया। तो स्टैंड अप इंडिया इन्होंने स्पेसिफिकली विमेन के लिए खोल दिया और SC ST के लिए खोल दिया। बाकी सारी स्कीम तो ऑलरेडी चली रही है जो ओपन है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे इनको इजी हो जाएगा ना विमेन को और SC ST को, दैट विल बी इजियर फॉर देम। ये 5 स्कीम लिखी थी मैंने उसमें, स्टैंड अप, अटल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, यही 5 थी स्कीम। मेन तो यही थी 5। पांचों आपको डिफरेंशिएट समझ में आ गया? पांचों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया डिजिटल से रिलेटेड होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज बेसिकली फॉर लोन। इनोवेशन, अटल इनोवेशन इज बेसिकली फॉर रिसर्च एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। एंड स्टैंड अप इंडिया इज फॉर विमेन एंड SC ST के लिए। तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कीम्स के कौन सी स्कीम किस चीज के लिए हेल्पफुल है। हेलो सत्यम। तो करते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी कितना तुम्हें समझ में आया, कितना याद है। बताओ इसका आंसर। हाँ कर सकते हो, कभी से कंटिन्यू कर सकते हो सत्यम, लेकिन इसके 6 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 7th सेशन कर रहे हैं हम। तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो पहले वाले 6 सेशन यहीं पे यूट्यूब पे आप देख सकते हो। आज 7th सेशन है। फंड को याद नहीं रखना है, कितना फंड मिलेगा वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो फंड को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, किसके लिए स्कीम्स खोली गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो बिल्कुल। तो कौन सा इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ है मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, टू मेक ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली? नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इनिशिएटिव है जो इलेक्ट्रॉनिकली मॉडर्नाइज कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटलाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो हमने पढ़ा
कि इसको ये हेल्प कर रहा है। पर्पस जो इनिशिएटिव है वो है गो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसको वो इलेक्ट्रॉनिकली पूरा हेल्प कर रहा है ट्रांसफर करने में। ये वाला बताओ, ये अभी अभी पढ़ा तुमने, अब ये फटाफट से आना चाहिए। देखो क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है। थ्योरी पढ़ने का ये फायदा होता है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ लिया, आई थिंक क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, अभी बताया बिल्कुल सेम। अगर ये नहीं पता होता तो अब ये क्वेश्चन तुम तुक्का ही मार के आते ना। सोच के देखो, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी होती और ये क्वेश्चन आता तो तुक्का ही मारते। लेकिन अब हमने थ्योरी पढ़ ली तो आई थिंक इजी हो जाता है काफी चीज समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड SC ST? अभी बताया था वो स्कीम है हमारी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, उनको पैरों पे खड़ा करना। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया तो आई थिंक क्वेश्चन इज इजी। इसका आंसर बताओ। अब नाम से पता चलना चाहिए तुम्हें, नाम से पता चलना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। दो हैं इसमें नाम, दो हैं इस तरह के नाम गाइस, ध्यान से देखो। दो नाम है इस तरह के, जल्दबाजी नहीं। Which of the following scheme focuses on providing easy access to credit for startup and small business? Startup and small business. Easy access to credit for startup and small business. या तो आंसर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा, या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी हो सकती है। दो हो सकते हैं ना, सीड फंड भी तो इसी से रिलेटेड है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस वाले का आंसर क्या है? इस वाले का आंसर वही है, क्रेडिट फॉर स्टार्टअप, जो हमने अभी पढ़ा था। मुद्रा योजना स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को क्रेडिट दिलवाना, वही इसका मेन पर्पस है। सीड फंड से नाम समझ में आ रहा है। सीड फंड इज बेसिकली इनिशियल वाला जो होता है। ये तो हो गया कौन सा, ये तो हो गया स्मॉल बिजनेस, जब बिजनेस शुरू हो गया, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही विशाल। तो स्मॉल बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए तो आएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लेकिन जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो इनिशियली स्टेज पे, इनिशियल फंड, उसमें आएगा सीड फंड। तो अभी तो इसका आंसर ठीक है, अभी इसका आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लेकिन ये भी क्वेश्चन में आएगा, अभी देखना इसका आंसर, अभी आपको ये भी पता चलेगा। इसका आंसर बताओ। अब देखो, एक इससे भी नाम पता चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा था। इनोवेशन सॉल्यूशन शो करने का थोड़ी ना था वो, क्या कर रहे हो। इसका आंसर है गाइस, इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। वो तो सिखाने का था। क्या कर रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा था वो मेजर है। वो तो सिखाने का था, वो शोकेस करने का थोड़ी ना था। वो शोकेस करने का नहीं था, वो तो आपको एक दिखाया जा रहा था कि आप कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाओ। यहाँ पे आपने जो बनाया है उसको शोकेस कर रहे हो आप। दो अलग अलग चीजें हो गई ना। यहाँ पे तो आप इनोवेशन कर रहे हो, सीख रहे हो, है ना। और जो आपने इनोवेशन कर लिया, उसको शोकेस करने के लिए, उसको शोकेस करने के लिए यह है स्टार्टअप इंडिया शोकेस स्कीम। Which of the following schemes provide a platform for startup to showcase their innovative solution to public sector organization? Are you getting it now? तो इनोवेशन आपने कर लिया, उसके लिए जो हेल्प चाहिए वो अटल मिशन करेगा, अटल इनोवेशन मिशन करेगा। लेकिन जो आपने इनोवेशन बना लिया उसको शोकेस कैसे करोगे पब्लिक सेक्टर को, उसके लिए जो स्कीम है वो है स्टार्टअप इंडिया शोकेस स्कीम। मैंने शायद इसके बारे में भी और लिखा है, पढ़ते हैं इसके बारे में अगर मैंने कुछ और लिखा है तो नहीं।
मैंने डिटेल दिया है इसके बारे में? नहीं दिया, अभी दिया दिया होगा शायद आगे। इसका देना चाहिए था मेरे को डिटेल। ये डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया गाइस? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो। देखो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी लैंग्वेज या क्वेश्चन से ही आप आंसर कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमें दिख गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप टू शोकेस देयर इनोवेटिव सॉल्यूशन टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इनोवेशन करना है, उसमें हेल्प चाहिए, तो अटल इनोवेशन है। लेकिन जो हमने इनोवेशन बनाया है उसको अगर शोकेस करना है, उसके लिए है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। तो नाम से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब ये अलग चीज है, देखो बिल्कुल ये अलग चीज है ना। अब मैंने बोल दिया अलग चीज है तो सब सब वही आंसर मार्क कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया अलग चीज है तो सब वही आंसर मार्क कर रहे हैं, बट आंसर ठीक है। आंसर ठीक है आप लोगों का। आंसर है निधि स्कीम। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। Which of the following scheme provide funding support to startup for patent filing and international patent application? तो हाँ, ऑप्शन इलेवेशन से बिल्कुल सही है कि इसमें हम बाकी सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं ना। मुद्रा है नहीं, सीड फंड है नहीं, इनोवेशन है नहीं, तो बिल्कुल सही है। बाकी तीन हमें पता है, तो हम डी मार्क कर सकते हैं आंसर, दैट इज निधि स्कीम। निधि के बारे में देखते हैं एक बार, निधि क्या है। निधि है गाइज, निधि है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। एन अम्ब्रेला प्रोग्राम इज पायनर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी ने लॉन्च किया, फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन, knowledge based and technology driven into successful startup. Nidhi provides several schemes to support a startup, including funding support for patent filing and international patent application. आ गया वही क्वेश्चन, आ गया वही आंसर। तो अगर मैं फिर से यही बोलता हूँ कि अगर आपको वो स्कीम पता होगी, अब ये क्वेश्चन तो आसान है आंसर करना। तो निधि, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। निधि की फुल फॉर्म क्या है? निधि की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो ये डीएसटी के थ्रू आते हैं, डीएसटी के अंदर आते हैं, फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन, नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप। ठीक है, निधि प्रोवाइड सेवरल स्कीम फॉर सपोर्ट स्टार्टअप इंक्लूडिंग फंडिंग सपोर्ट फॉर पेटेंट फाइलिंग एंड इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। द स्कीम इज कॉल्ड द निधि प्रयास प्रोग्राम। निधि प्रयास स्कीम है ये, and aim to provide financial assistance to startup for filing and prosecution of patent in India and abroad. तो बेसिकली पेटेंट के लिए जो भी स्कीम बनाएगी वो बनाएगी निधि स्कीम। निधि मतलब मिलके, डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। द स्कीम इज कॉल्ड निधि प्रयास and aims to provide financial assistance to startup for filing prosecution of patent in India and abroad. क्लियर है? ये निधि याद रहेगा। अब निधि याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? हम्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दबाजी करते हो तुम लोग।
Which of the following scheme provide funding support to startup for research and development? अटल इनोवेशन करता है या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड करेगा? कौन सा आंसर होगा? अटल करेगा या अटल अटल फंडिंग भी प्रोवाइड करता है क्या, या सीड फंड प्रोवाइड करेगा रिसर्च के लिए? कौन सा आंसर होना चाहिए, ए और बी? देखते हैं आंसर, मुझे भी नहीं पता। आंसर इज ए गाइस, आंसर इज ए। वही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दबाजी करते हो आंसर समझने में, आंसर्स जल्दबाजी करते हो तुम लोग मार्क करने में। अटल तो इनोवेशन के लिए पैसा देता है ना यार, इनोवेशन के लिए पैसा नहीं देता। आपने गलत समझा है, इनोवेशन के लिए पैसा थोड़ी ना देता अटल इनोवेशन। अटल इनोवेशन पैसा कहाँ प्रोवाइड करता है? पैसा प्रोवाइड करता है क्या? नहीं, अटल इनोवेशन तो लैब लगा देता है ना, स्कूल्स में, या वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिखाएगा वो आपको। जो पैसा है, ये कहीं पे लिखा था पैसा देते हैं, इसके थ्रू पैसा देते हैं अटल के थ्रू? देखना एक बार पीछे, अटल स्कीम में कहीं पैसा देते हैं क्या ये लोग? फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू promote innovation and entrepreneurship across the country. The mission aims to create and promote a culture of innovation and scientific research among students, startup and entrepreneur. ये टिंकरिंग लैब बना रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं। कहीं पे लिखा है ये लोन दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं? कहीं पे लिखा है? हैकाथॉन करा रहे हैं, इनोवेशन कंटेस्ट करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी शोकेस करा रहे हैं, कहीं पे भी लिखा है कि ये फंडिंग कर रहे हैं? देखो जरा पूरा पढ़ो इसको और बताओ कहीं पे फंडिंग का नाम है? कहीं पर भी फंडिंग है इस पूरे में? नहीं। हाँ, इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। उसके लिए लैब बना रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, कम्युनिटी इनोवेशन के। आप आओ और वहां पे जाके इनोवेशन करो, राइट? तो ये हैकाथॉन कराएंगे, इनोवेशन कॉन्टेस्ट कराएंगे, टेक्नोलॉजी शोकेस कराएंगे, इसमें आपको फंडिंग नहीं मिल रही। तो जो फंडिंग मिलेगी आपको रिसर्च के लिए वो तो सीड फंड हो गया ना। हमने नहीं पढ़ा था ये सीड फंड इनिशियली, अभी बताया था मैंने तुम्हें। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दबाजी करते हो आंसर करने में। इतना डिटेल में पढ़ा दिया तुम्हें, इतना डिटेल में कहीं एक जगह तो नहीं मिलेगा ना आपको यार, तो आप उसको ढंग से देखो तो सही आराम से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट? तो फंडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो मिलेगा कब? इनिशियल स्टेज पे। अगर वो बिजनेस बन जाता तब तो अटल से मिलता, सॉरी मुद्रा से मिलता। अगर बिजनेस बन जाता, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तो मुद्रा से मिलता ना। लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस, अभी आप रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आता है? सीड फंड आता है। सीड फंड आता है ना, इनिशियल फंड। जब आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ एक तरह से, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, डेवलपमेंट की स्टेज पे हो, तो वहां पे आता है सीड फंड। तो उसके लिए इन्होंने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो क्वेश्चन को समझ के करोगे तो हो जाएंगे। ये देखो, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में लिखी है। तो जो भी क्वेश्चन में नई चीज आ रही है मैं उसका भी डिटेल दे रहा हूं तुम्हें। ऐसा नहीं हमने बस वो 5 चीजें पढ़ी, मैं उसका भी डिटेल दे रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS aims to provide financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। ये सब इनिशियल स्टेज के लिए फंड जो मिलता है उसको बोलते हैं, उसको दे रही है कौन? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के थ्रू मिल रहा है वो फंड, इनिशियल स्टेज पे जो फंड मिल रहा है। This would enable these startups to graduate to a level where they will be able to raise investment from angel investor or venture capitalist or seek loan from commercial banks or financial institution। मतलब उसको उस स्टेज पे पहले ले आएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उनको वहां तक लाने के लिए जिस फंड की जरूरत पड़ रही है उस फंड को दे रहा है ये सीड फंड के थ्रू। तो उनको अगर प्रोडक्ट डेवलप हो गया उनका, फिर ये एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, लोन ले लेंगे। अभी इनको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट? तो उसके लिए मिलता है इनको सीड फंड के थ्रू लोन। क्लियर है ये बात? डिफरेंशिएट कर पाओगे? समझ के करो यार, यहां तक क्लियर है? सीड फंड एक और स्कीम आ गई है, मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था कि उसके अंदर भी बहुत सारी और छोटी छोटी स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी बहुत छोटी छोटी स्कीम है। तो स्टार्टअप इंडिया आ गया, सीड फंड स्कीम आ गई, निधि आ गई, 2-3 तो हमने पढ़ ली, शोकेस वाली अलग आ गई, 3 अलग आ गई। उसके उसके अलग जो भी हमने पढ़ा था उसके अलग 3 और आ गई। निधि आ गई, एक शोकेस वाली आ गई अलग,
अपना टैलेंट अगर शोकेस करना है, और एक तीसरी आ गई सीड फंड वाली। तो ये 3 अलग स्कीम हो गई ना, हमने जो पढ़ी थी उन 5 से 3 अलग और आ गई, तो आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो 8 हो गई टोटल अब। और देखेंगे भी, और भी आएंगी, और भी आएंगे भी। ये वाला बताओ। ये तो ठीक है, अब ये तो सिंपल है। नहीं, स्केल अप करना है ना अब तो। स्केल अप करने के लिए क्या आएगा? स्केल अप करने के लिए मुद्रा आ जाएगी ना। है? नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है आंसर, इसका आंसर बी था, गलत लिखा हुआ है। स्केल अप करने के लिए बिजनेस ऑपरेशन को फंडिंग सपोर्ट आएगा बी के थ्रू। दिस इज रॉन्ग आंसर। इसमें मुद्रा आ जाएगी, इसमें फंडिंग नहीं आएगी, इसमें आएगी मुद्रा। नहीं नहीं, ये गलत है आंसर, ये गलत है आंसर, इसका आंसर बी है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये वाला बताओ। ये बताया था मैंने, इंक्यूबेशन सेंटर, ये किससे आता है? क्रिएटिंग ए नेटवर्क, ये बताया था मैंने अभी। इसमें स्लो चल रहा है। बिल्कुल सही। ये ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ये ठीक है। तो इंक्यूबेशन सेंटर, वो सब जो लैब होती हैं, वो सब अटल इनोवेशन के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल सही है। ये चारों पढ़े हुए हमने। ये वाला बताओ। इसमें देखो, जो मैंने बताया था ना, टैक्स बेनिफिट जो है, टैक्स बेनिफिट तो स्टार्टअप इंडिया का है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी जो छोटी छोटी हैं। नहीं नहीं, स्टार्टअप इंडिया, नहीं नहीं, स्टैंड अप इंडिया थोड़ी ना था उसका। हाँ, टिंकरिंग लैब एंड ऑल। इसका आंसर क्या है? नहीं नहीं, टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट पढ़ो सबसे पहले, किसमें बताया था टैक्स बेनिफिट? किसके थ्रू मिलेगा? स्टार्टअप को मिलेगा, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। टैक्स बेनिफिट मिलता है गाइस सीड फंड स्कीम के अंदर। टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसको सीड फंड स्कीम के अंदर। तो फंडिंग भी यहाँ से मिलेगी, और जो मैंने बताया था ना स्टार्टअप इंडिया में, हमने शुरू में पढ़ा था कि स्टार्टअप इंडिया में टैक्स बेनिफिट है, लेकिन मैंने बोला था कि स्टार्टअप इंडिया तो फ्लैगशिप है, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग बनाई हुई है। तो ये जो टैक्स बेनिफिट मिला है, वो मिला है सीड फंड स्कीम के थ्रू। तो टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं है। टैक्स बेनिफिट मुद्रा में थोड़ी ना, इसमें तो लोन है खाली। मुद्रा में क्या है? मुद्रा में तो खाली लोन मिल रहा है। मुद्रा में टैक्स बेनिफिट नहीं है, मुद्रा में सिर्फ लोन मिल रहा है। तो सीड फंड में आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट 3 सालों का। ये वाला बताओ। ये भी आई थिंक वही है, मेंटरशिप। मेंटरशिप सपोर्ट किसके अंदर मिल रहा है? अटल इनोवेशन के अंदर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो मेंटरशिप और इनोवेशन दोनों मिल रहे हैं आपको अटल इनोवेशन के अंदर। इसमें बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो ना। प्रधानमंत्री मुद्रा में तो मेंटरशिप नहीं है, इसमें तो लोन मिल रहा है। इसमें तो स्टैंड अप वुमेन के लिए है, SC ST के लिए, वो तो नहीं है ये। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड तो पैसे देने के लिए या क्रेडिट टैक्स बेनिफिट के लिए है। तो कौन सा आंसर बचा? अटल इनोवेशन ही बचा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ये सारे आंसर कर सकते हो। अगर आपको बाकी पता है तो आप इस तरह का एलिमिनेशन करके भी हो जाएगा।
ये बताओ। अब देखो ये कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कितना आसान हो गया। रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली नहीं है वो, लेकिन हमने भी पढ़ा था किसके लिए था वो, SC ST और विमेन के लिए था ना, वो रूरल एरियाज में भी जाता है वो। which of the following is focused on promoting innovation in रूरल एरियाज, डिजिटल इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया स्टैंड अप इंडिया, कौन सा आंसर मार्क करोगे? डिजिटल इंडिया तो डिजिटल ही से रिलेटेड हो गया ना, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल से रिलेटेड हो गया। स्टैंड अप इंडिया SC ST और विमेन के लिए था ना, तो आई थिंक वही आंसर होना चाहिए। रूरल एरियाज में भी ज्यादातर लोगों को सपोर्ट अगर कोई दे रही है स्कीम, तो इनमें से कौन सी हो सकती है? मेरे हिसाब से स्टैंड अप होना चाहिए, देखते हैं आंसर। यस, स्टैंड अप इंडिया सही आंसर। स्टैंड अप इंडिया स्पेसिफिकली हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक विमेन के लिए और एक SC ST के लिए। तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, अगर रूरल एरिया में किसी को अगर सपोर्ट करना है तो उसमें भी ये काम आ रही है हमारी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप करना है मतलब बेसिकली देखो नाम से समझ में आ रहा है कि अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्टैंड अप करना है। जो भी बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, या जो थोड़े कम मतलब क्या कहते हैं उसको, जिनके पास कम फैसिलिटी है, जिनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कम थी पहले, उनको भी जो चीज़ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है वो स्टैंड अप के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसमें आप रूरल एरियाज का नाम भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी कम है, उनको भी खड़ा किया जा रहा है अपने पैरों पे, बेसिकली ये अंडर प्रिविलेज बोल सकते हो, या फैसिलिटी थोड़ी कम है। तो इन सब में आप रूरल भी ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज स्टैंड अप। बाकी तो देखो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन आपको पता होना चाहिए बाकी, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी इसीलिए ऐड किए हैं कि हमें सिर्फ थ्योरी नहीं आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन को आंसर करना भी आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट कई कई बार क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, और हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन पढ़ लिए। एस्पायर एक और स्कीम है, एस्पायर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक स्कीम है, और ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन कितने बढ़िया बने हुए हैं। ऑप्शन से आप कुछ अंदाजा नहीं लगा पाओगे, लगभग सेम लग रहा है। हम्म, कौन सा एलिमिनेट कर सकते हो ये बताओ। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन सोचा करो, एलिमिनेट कौन कौन सा कर सकते हो? पहला एलिमिनेट हो जाएगा, पहला एलिमिनेट हो जाएगा गुड्स आ रहा है इसमें जी, पहला एलिमिनेट हो सकता है। अ स्कीम फॉर प्रोडक्शन, अ स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव, लेकिन यहाँ पे जी कहाँ से आ गया, तो जी एलिमिनेट हो सकता है। और अ सेट ऑफ अ प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल एरियाज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी रूरल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, यहाँ पे भी रूरल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है। सेटअप है, यहाँ पे स्कीम है, तो ये सेटअप होगा या स्कीम होगी? सेटअप तो नहीं होगा आई थिंक, सेटअप तो नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता है। स्कीम बचा, यहाँ पे बात कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन की, यहाँ पे बात कर रहा है इनोवेशन की। तो क्या बचा होगा? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम स्कीम, प्रमोशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे इनोवेशन है, बाकी सेम है, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बात आ रही है इम्प्लीमेंटेशन पे और इनोवेशन पे। देखते हैं क्या आंसर है, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है गाइस डी, आंसर है डी। काफी लोगों ने सी बोला था, डी को एलिमिनेट ही कर दिया था विशाल ने, तो बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर है डी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन को, रूरल इंडस्ट्री को और एंटरप्रेन्योरशिप को। एस्पायर इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
and promoted by the MSMEs. It was launched to set up incubation center and network of technology center for enhancing entrepreneurship across India. ये भी खोल रहे हैं incubation center, इसके थ्रू भी खोला जा रहा है. तो एक तो अटल इनोवेशन के थ्रू खोला जा रहा है, एस्पायर के थ्रू भी खोला जा रहा है, लेकिन रूरल इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली. For enhancing entrepreneurship across India, it seeks to promote startup for innovation in the agro industry. Now this is थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि ये इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं किसमें, एग्रो इंडस्ट्री में, इस रूरल इंडस्ट्री में. Are you getting it? तो अटल तो हो गया ओवरऑल इनोवेशन में, लेकिन जो एस्पायर के थ्रू ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं रूरल इंडस्ट्री में. रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया है वो है एस्पायर स्कीम, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप. गॉट इट? इनोवेशन इन एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो रूरल. तो अगर अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. एस्पायर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, शुड बी एबल टू आंसर दैट नाउ. एमएसएमई, यहाँ पे एक वर्ड है एमएसएमई. एमएसएमई क्या है? एमएसएमई हमने पहले भी पढ़ा था. व्हाट इज एमएसएमई? बिल्कुल. एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. आपको पता है कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है? पता है किसी को? कब आप माइक्रो एंटरप्राइज बनते हो, कब आप स्मॉल बनते हो, कब आप मीडियम बनते हो? नाम सुन लिया बस हमने ना. कैन यू टेल मी द डिफरेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? क्या डिफरेंस है प्रिंस? माइक्रो कब है, स्मॉल कब है, मीडियम कब है? ये देखो, माइक्रो बहुत छोटा. अरे अमाउंट में आंसर बताओ, ये माइक्रो बहुत छोटा. ये देखो, आंसर इज बी. ये पढ़ो, क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड रेंडरिंग सर्विसेज. माइक्रो होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ इन एनुअल टर्नओवर, नॉट मोर देन 5 करोड़. तो जो प्लांट मशीनरी है इनकी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से बड़ा नहीं होना चाहिए. लेस देन 1 लाख. ये देखो कौन है ये 1 लाख, कौन है ये 1 लाख से कौन बिजनेस शुरू कर रहा है? ये देखो. 1 करोड़ की बात हो रही है. एमएसएमई, एमएसएमई होते हैं, इतने छोटे भी नहीं होते एमएसएमई. 1 करोड़ इनका प्लांट है, और इनका जो टर्न ओवर है एनुअल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं माइक्रो. और स्मॉल होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़. तो इनका टोटल इसमें दो टर्म और आती हैं, कैपेक्स एंड ओपेक्स. जिनका कैपेक्स 1 करोड़ से कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या टोटल फिक्स डिपॉजिट मान सकते हो. ये तो खैर एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो फिक्स डिपॉजिट के टर्म में आ जाएंगे. तो जिनका मशीनरी एंड प्लांट 1 करोड़ से कम है और टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो माइक्रो. 10 करोड़ और 50 करोड़ का टर्नओवर वो आएंगे आपके, 50 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा नहीं है वो स्मॉल, और मीडियम आएंगे 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आएंगे मीडियम. राइट. तो ये होते हैं एमएसएमई. तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एमएसएमई में माइक्रो कब बनेगा, स्मॉल कब बनेगा, और मीडियम कब बनेगा. हम स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी को भी इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. हाँ जी, वही है. और क्या है ये? जो लार्ज कैप होती हैं, मिड कैप होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, वो इसी के थ्रू होता है. पढ़िए ना, लार्ज कैप में कौन कौन सी आती हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप. जो आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है, या जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है कंपनी, वो इसी के बेसिस पे होती है. MSME are important for nation's economy because they significantly contribute to, क्या करती हैं इसमें कंट्रीब्यूट MSMEs? एक्सपोर्ट करती हैं, कंट्रीब्यूट, प्रोडक्शन करती हैं, या एम्प्लॉयमेंट करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं इनमें से. MSMEs नेशनल की इकोनॉमी में क्या हेल्प करती हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बिल्कुल. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट भी करेंगी MSME, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगी. तो सब कुछ में कंट्रीब्यूट करती है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव.
बिल्कुल। सिडबी हमने एक टर्म देखी थी, सिडबी। सिडबी क्या होती है? सिडबी का फुल फॉर्म पता है आपको? सिडबी का फुल फॉर्म, सिडबी, इसमें ना और चीजें पढ़ लेना, मैंने भी नहीं पढ़ी है ये वाली चीज, इसमें दो चीजें और पढ़ लेना। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये जीके में आ सकता है। और सिडबी का अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है। आपको फुल फॉर्म तो मैं बता दूंगा, बट दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। सिडबी का हेडक्वार्टर और सिडबी के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सिडबी? फैक्टरिंग सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर आएगा इसका? एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। सिडबी, सिडबी है भाई साहब, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। आंसर इज डी, is the apex regulatory body for overall licensing and regulation of micro, small and medium enterprise finance companies in India। MSME को पूरा जो देखती है वो सिडबी देखती है। हम रिकॉर्डिंग से देखते हैं प्लीज सर। चार दीपेश, तुम क्लास अटेंड करते नहीं हो, मैं भेज दूंगा। तुम पहली बार आए हो, रिकॉर्डिंग से क्यों देखते हो मेरे भाई? ये सब चीजें लाइव करा करो, जल्दी समझ में आ जाएगा। लाइव में ऑन द स्पॉट थिंकिंग और ऑन द स्पॉट जो दिमाग चलता है ना, वो लाइव में चलता है। आप सोचते भी हो, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लाइव सोचने में मजा आएगा ना आपको। वहां पे तो तुम आंसर देख लोगे फटाफट से, यहाँ पे दिमाग चलाया करो पहले थोड़ा सा। अच्छा, जॉब होती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएसएमईज। इट्स हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ गाइस। चलो ये मैंने आंसर दे दिया इसमें, बहुत बढ़िया। लखनऊ में हेडक्वार्टर है। और बोलो, एक आंसर तो मैंने तुम्हें दे दिया, दूसरा आंसर तुम ढूंढ लेना, चेयरमैन वाला ढूंढ लेना। क्या आंसर है इसका? The SIDBI was established on April 2, 1990 by Government of India as a wholly owned subsidiary of IDBI Bank. It was delinked from IDBI with effect from March 27, 2000। यानी कि now it is wholly owned company है, मतलब separate entity है ये पूरी, IDBI से अलग हो गई। 2000 में इसको बना दिया गया separate entity, March 2000 में। It its purpose is to provide refinance facility to banks and financial institutions। शिव कुमार, शिवा, चलो बहुत बड़ा सा नाम है, पढ़ने में नहीं आ रहा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंगेज इन टर्म्स लेंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू इंडस्ट्री एंड सर्व एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर रही है बेसिकली, तो एमएसएमईज को ये सब कुछ दे रही है। शिवा सुब्रमण्यम रमन, सुब्रमण्यम रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है वाला। तो हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 2000 में सेपरेट एंटिटी बन गई, बनी थी 1990 में। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ा करो। फुल फॉर्म आ गई हमें, सिडबी का फुल फॉर्म आ गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 2000 में सेपरेट हो गई, 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रमन, राइट। चलो फिर, तो इतनी चीजें करते हैं आज। तो सारी हमने स्कीम वगैरह कर ली है। नेक्स्ट क्लास एक और है अभी आपका, 9th को। आज क्या है, 9th है 11th है? 9th होगी ना आज, 11th को नेक्स्ट क्लास है अब आपका, 4 PM में। और चीज़ें पढ़ेंगे, इतना पढ़ लो, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। तो जो लोग ग्रुप में नहीं है वो दे कैन जॉइन इट, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे। सेशन को लाइक कर दिया करो। आज मजा आएगा क्या मतलब है कुणाल? आज मजा आएगा क्या मतलब है? रोज गोली खा के सेशन करते हो सिरदर्द की, आज मजा आएगा क्या मतलब है? चलो बाय, बढ़िया बढ़िया।